हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। आज हम आपके लिए क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा मैटर्स इन आवर सराउंडिंग लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। क्लास 9 चैप्टर 1 क्या है? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो पहले हम लोग तो यही समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखिए, मैटर, पहले तो इस चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। में सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि मैटर क्या होता है, मैटर होता क्या है, और इसके बाद हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, उस मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और नाउ नेक्स्ट, अब उस किससे मिल के बना हुआ है, और अगर पार्टिकल है या तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके बाद अगर वो पार्टिकल से बना भी है तो उस पार्टिकल की साइज क्या है, साइज क्या है उस पार्टिकल की। अगर वो पार्टिकल से मिल के बना हुआ है तो उस मैटर जो पार्टिकल से मिल के बना हुआ है उस पार्टिकल की साइज क्या होगी। ठीक है, अब साइज के बाद हमें उस पार्टिकल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ता है और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए मैटर। मैटर, ठीक है, अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा तो फटाफट आपसे बता दिया गया होगा कि मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग which has mass and occupy space। ठीक है, मैटर कोई भी चीज हो सकता है जो कि कोई भी उसके पास मास हो और वो ऑक्यूपाई करे, किसका, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, यानी उसके पास कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब कुछ वॉल्यूम होना चाहिए और उसके पास मास होना चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे थिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इस बात को समझते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल से। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट से हम लोग घिरे हुए हैं। ठीक है, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो है और उसका शेप, हर एक ऑब्जेक्ट का शेप, साइज और टेक्सचर अलग अलग है। क्या मैंने देखा कि जो ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी है सराउंडेड, तो वो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज और टेक्सचर हैं उनके। ठीक है, चलिए ये भी बात ठीक है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी ना किसी मटेरियल से मिल के बना हुआ है। उसका शेप, साइज और टेक्सचर तो अलग है, लेकिन वो किसी न किसी मटेरियल से मिल के बना हुआ है, और इसी मटेरियल को क्या बोलते हैं? मैटर। समझ में आई बात? वो जिस मटेरियल से मिल के बना हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो या तो वो ब्रीथ करने के लिए एयर हो, वो भी क्या है? मैटर है, क्योंकि वो गैस से मिल के बना हुआ है। ठीक है, अगर हम खाने के लिए फूड ले रहे हैं वो भी क्या है? मैटर है। अगर स्टोन की बात करें, पत्थर, तो वो भी एक मैटर है। और वाटर की बात करें, अ ग्लास ऑफ वाटर की बात करें तो भी एक मैटर है। इवन अ सिंगल ड्रॉप इज ऑल्सो अ मैटर। क्लाउड, स्टार्स, ये सब क्या है? सभी मैटर्स हैं। लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया कि मैटर के पास दो प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। पहली प्रॉपर्टी की मास उसके पास होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। कैसा? कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए।
तभी हम उसे मैटर कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी देखिए, जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे जैसे महर्षि कणाद ने, उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स में कोई भी वस्तु बनी है तो वो 5 चीजों से मिलके बनी है। उसी 5 चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 तत्व। क्या बोलते हैं? पंच तत्व। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्ली इंडियन फिलोसोफर कौन? महर्षि कणाद। stated that every matter is made up of पंचा तत्व। जो भी मैटर है वो 5 चीजों से मिलके बना हुआ है। उन्हीं 5 चीजों को क्या बोलते हैं? पंच तत्व। क्या बोलते हैं? पंच तत्व। अब ये पंच तत्व कौन से हैं? शायद आपने हिंदी में एक स्टेटमेंट पढ़ा हो, क्षिति जल पावक गगन समीरा, शायद आपने सुना हो। ठीक है, वही पंच तत्व हैं जो इन्हें बताया। ठीक है, जो महर्षि कणाद ने बताया वो यही पंच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, अब इन सब का मतलब तो आप लोगों को पता होगा। क्षिति का मतलब क्या होता है? अर्थ। क्या होता है? अर्थ होता है। जल का मतलब वाटर। ठीक है, पावक का मतलब फायर, आग। ठीक है, गगन का मतलब स्काई, और समीरा का मतलब एयर। यानी कोई भी मैटर होगा वो इन्हीं 5 चीजों से मिलके बना हुआ है। इसी को महर्षि कणाद ने क्या कहा? पंच तत्व। और महर्षि कणाद कौन थे? इंडियन फिलोसोफर थे। ठीक है, अब आगे भी इस पे रिसर्च चलता रहा। कुछ ग्रीक फिलोसोफर भी आए, उन्होंने यही चीज बताया कि कोई भी मैटर इन्हीं 5 चीजों से मिलके बना होता है। ठीक है, आई बात। अब देखिए इस मैटर को क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया। तो इस मैटर को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। पहला उन्होंने बताया कि फिजिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, और दूसरा क्लासिफिकेशन केमिकल नेचर पे होगा। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन होगा फिजिकल नेचर पे बेस्ड, और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा केमिकल नेचर पे बेस्ड। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग लिख लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिकल नेचर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन, सबसे पहला तो ये नोट कर लिए, इरेज कर दें। मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। 2 तरह से क्लासिफिकेशन है, पहला फिजिकल नेचर और दूसरा केमिकल नेचर। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा क्लासिफिकेशन था हमारा केमिकल नेचर ऑफ मैटर। अब देखिए जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन जो केमिकल नेचर ऑफ मैटर है वो आगे हमें चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले अब हम लोग समझते हैं कि फिजिकल यानी भौतिक, उस नेचर की भौतिक कैरेक्टर क्या है। ठीक है, भौतिकी फीचर क्या है, बाहरी फीचर क्या है, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है,
चलिए फिर अब हम लोग पहले इसमें टॉपिक डिस्कस करते हैं कि कोई भी मैटर है तो वो किससे मिलके बना हुआ है। उसके अलग अलग पार्टिकल्स हैं या तो कोई एक कंटिन्यूअस मास, यानी जैसे कंटिन्यूअस मास का एग्जांपल है, मान लीजिए ये वुडन ब्लॉक मैंने ले लिया, ठीक है, वुडन ब्लॉक, ये देखिए यहाँ पे मास पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो ये हो गया कंटिन्यूअस मास। और पार्टिकल की बात करें तो इसी को हम कई टुकड़ों में भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे, वो बन गया पार्टिकल बन गया, ठीक है। तो बताइए इस मास, ये जो मैटर में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मैटर का कि यह मैटर किससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। इज द मैटर इज अ पार्टिकल और अ कंटिन्यूअस मास, इज मैटर a particle or continuous mass distributed mass, ठीक है, समझ में आया। तो पहला यही बात हम लोगों को समझना है कि मैटर पार्टिकल है या तो वो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस बात को हम लोग समझते हैं एक एक्टिविटी से जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। वो एक्टिविटी दिया है, मान लीजिए मैंने 100 ml वाटर ले रखा है, 100 ml, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये है वाटर 100 ml, ठीक है। 100 ml वाटर में हमने 1 टीस्पून क्या डाल दिया, सॉल्ट या शुगर जो भी कहना हो। देखिए अगले स्टेप में हमने क्या किया, एडेड यहाँ पे ठीक है, मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट या शुगर जो भी आपको करना हो डाल दीजिए, ठीक है। ये हो गया वाटर, ये हो गया सॉल्ट में ले लिया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो सॉल्ट क्या होगा, वाटर में घुल जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसको घुलने में तो टाइम लगेगा ना। अरे भाई अगर आपसे कह दिया जाए कि मैंने ये ब्लॉक ले रखा है, ठीक है, इस ब्लॉक को मैंने, सॉल्ट का ये जो ब्लॉक है इसको मैंने वाटर में डाल दिया, ठीक है, और मैंने इस सॉल्ट के जो ब्लॉक है इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट के फिर डाला, तो आप लोगों को पता होगा कि जो टुकड़ा होगा वो ज्यादा जल्दी घुलेगा और ब्लॉक को घुलने में समय लगेगा। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैटर है वो एक कंटिन्यूअस मास नहीं है, वो एक पार्टिकल है। यानी मैटर जो है वो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। आई बात समझ में, क्लियर है। मैंने जब सॉल्ट, वाटर में सॉल्ट को डाला तो वो क्या हुआ, घुल तो गया, लेकिन लास्ट में हमें थोड़ा सा यहाँ पे मिला, थोड़ा सा यहाँ पे बॉटम पे इकट्ठा हो गया, और ठीक है, लेकिन जब मैंने एक ब्लॉक को डाला तो उसको घुलने में समय लगेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो मैटर है वो किसी टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगर ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तो इस पार्टिकल की साइज क्या है, इस पार्टिकल की साइज क्या है, ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल। दूसरा टॉपिक लिखिए, साइज ऑफ पार्टिकल। देखिए इस बात को हम लोग एक एक्टिविटी से ही समझते हैं। अगर हम लोग KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये ब्लू कलर का एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है, अगर उसकी 2 या 3 क्रिस्टल अगर हम लोग ले लें और उसको 100 ml ये 100 ml वाटर हमने ले रखा है, ठीक है, 100 ml वाटर में अगर 2 से 3 क्रिस्टल अगर हम लोग डाल दें,
ये क्या है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर 2-3 क्रिस्टल इसको डाल दें तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये एक डार्क ब्लू बनेगा, ठीक है। ये एक डार्क ब्लू सॉल्यूशन होगा और इस डार्क ब्लू सॉल्यूशन से अगर हम 10 ml सॉल्यूशन निकाल लें, ठीक है। मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिए, ठीक है। 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिए। अब इस 10 ml सॉल्यूशन को मैंने 90 ml वाटर में, ठीक है, जिससे ये भी सॉल्यूशन कितना हो जाए, 100 ml हो जाए। तो मैंने 90 ml वाटर लिया, 90 ml, अब इसमें 10 ml में फिर ऐड कर दिया। तो इसका कलर क्या हो गया, हल्का सा पिंकिश कलर में। क्या हो गया, मतलब डार्क ब्लू से जब मैंने वाटर में मिक्स किया 10 ml सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया, डार्क पिंक, या तो डार्क पिंक कलर में आ गया, ठीक है। अब डार्क पिंक में से फिर देखिए ये जब 10 ml ऐड कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml का हो जाएगा ना, समझ रही नहीं। 90 ml ये है, 10 ml ये, टोटल मिला कितना हो गया, 100 ml सॉल्यूशन बन गया। अब इस 100 ml में से फिर मैंने निकाला 10 ml का फिर सॉल्यूशन मैंने इस सॉल्यूशन से निकाला और फिर 90 ml वाटर में डाल दिया, ठीक है। अब 90 ml वाटर में फिर 10 ml सॉल्यूशन मैंने डाला तो ये हो गया 100 ml। लेकिन ये जो डार्क पिंक था इसका थोड़ा सा कलर जो था वो हल्का सा फेड हो गया, मतलब उड़ गया, मतलब थोड़ा सा लाइट कलर हो गया, ठीक है। अब मैंने एक बार फिर से इसको 10 ml सॉल्यूशन निकाला और इसमें 10 ml सॉल्यूशन में फिर मैंने 90 ml वाटर डाल दिया तो इसका कलर और हल्का हो गया। अब देखिए इसमें मैंने KMnO4 का मात्र 2 या 3 क्रिस्टल लिया था, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है वो कितने ढेर सारे सॉल्यूशन बन गए। इसके कलर तो फेड होता जा रहा है लेकिन ये 2-3 ही क्रिस्टल इतने ढेर सारे सॉल्यूशन को कलर कर दे रहा है। इससे ये पता चलता है कि इस पार्टिकल का साइज लगभग मिलियंस टाइम्स छोटा है मैटर से। इस पार्टिकल का, ये जो मैंने पार्टिकल डाला है इससे मिलियन टाइम्स छोटा है, क्योंकि देखिए मैंने 100 ml के 400 यानी 400 सॉल्यूशन मैंने ml सॉल्यूशन बना दिया इसी 3 क्रिस्टल से। तो इससे ये प्रूव होता है कि पार्टिकल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। चलिए इसको अब हम लोग थोड़ा सा एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आपने लिक्विड डिटॉल तो यूज किया होगा, आप अगर उसमें एक ढक्कन समझ रहे ना, उसका कैप जो होता है डिटॉल के डिब्बे का कैप, उससे अगर एक कैप भर के अगर हम लोग डाल दें एक टब ऑफ वाटर में, ठीक है, तो उसकी स्मेल अगर उसमें पानी और मिक्स कर दें हम लोग तो उसकी स्मेल आती रहेगी डिटॉल की तरह, है कि नहीं। और उसमें वाटर ऐड कर देंगे लेकिन डिटॉल की स्मेल आती रहेगी, आप चाहे जितना ही वाटर को ऐड कर दें, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना हुआ है और इस पार्टिकल की साइज जो है वो मिलियन टाइम्स इस क्रिस्टल से छोटी है। ये जो क्रिस्टल मैंने लिया है ये अप्रोक्सीमेटली बहुत छोटी साइज होगी। और जैसे कि शुगर आपने एक क्रिस्टल उठा लीजिए, उस तरह का ये क्रिस्टल होता है और उस क्रिस्टल से 400 ml सॉल्यूशन को मैंने कलर कर दिया। तो इसलिए देखिए कि साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब इस पार्टिकल का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि इस पार्टिकल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो पार्टिकल्स की साइज और किससे मिलके मैटर बना हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि ये पार्टिकल आखिर क्या कोई अट्रैक्शन फोर्स होती है इनके बीच में। अगर मैं मानता हूं कि मैंने एक क्रिस्टल यहाँ पे रख दिया, एक क्रिस्टल यहाँ पे रख दिया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी पार्टिकल्स अट्रैक्ट
ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आपको पता होगा ग्रेविटेशन, आपने अगर नाम सुना होगा, तो इस यूनिवर्स में कोई भी दो वस्तुएं आपस में अट्रैक्ट करती हैं, वो एक यूनिवर्सल फोर्स है जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स भी हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? पार्टिकल की। ठीक है, अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स हैव काइनेटिक पार्टिकल्स के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी कैसे है? देखिए, हम लोग जो मान रहे हैं वो एक बाहरी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जो भी मान लीजिए एक मैटर डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब वो मोशन में, वो एक स्थिर नहीं है। अगर वो मोशन में है तो उनके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। वही दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? पार्टिकल की, यानी पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जैसे हम लोग अगर इस मास को अगर हीट करें या तो टेम्परेचर दे दें, तो टेम्परेचर देने पे इसका जो पार्टिकल है वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन जब तेज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, समझ में आई बात? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ठीक है, तो मीडियम के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन 3 है। मैटर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ये मीडियम कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मीडियम। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 मैटर के क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहां नीचे साइड में लिख दे रहा हूं। सॉलिड, किसी भी चीज को सॉलिड हम कब कह सकते हैं? ये देखिए, ये मार्कर है हमारे पास, ये एक सॉलिड क्यों है? क्योंकि देखिए, इसको हम लोग जब प्रेस करेंगे तो इसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी इनकम्प्रेसिबल या फिर नेग्लेजिबल कंप्रेशन होगा इसका, और इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड शेप होगा, इसलिए ये कैसा फिगर है? ये एक सॉलिड है। तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, fixed shape. Now next is fixed volume. Fixed volume लगभग, मतलब नेग्लेजिबल कंप्रेशन, नेग्लेजिबल कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब समझ रहे हैं ना? कंप्रेशन का मतलब कि बहुत ही कम कंप्रेसिबल होगा, कंप्रेसिबिलिटी इसकी बहुत ही कम होगी। ठीक है, कंप्रेशन बहुत ही कम होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इसका? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होगी सॉलिड की। सॉलिड को मेल्ट करना, बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है सॉलिड, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होगी? वेरी हाई। एमपी इज वेरी हाई। एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ठीक है, डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन रेट क्या होगा इसका, बहुत ही कम होगा। डिफ्यूज होना मतलब उड़ने की क्षमता, ठीक है। ये सॉलिड तो लगभग डिफ्यूज होता ही नहीं ना, नेग्लिजिबल डिफ्यूजन, नेवर डिफ्यूज लिख दीजिए, नेवर डिफ्यूज, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, सॉलिड की। सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेशन होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग तो होता ही नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही हाई होता है, और डिफ्यूज तो होता ही नहीं है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉलिड की हैं। अगर बात करते हैं एग्जांपल ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे सारी चीजें सॉलिड ही यहाँ पे रखी हुई हैं। देखिए बोर्ड हो गया, बोर्ड, मार्कर, ठीक है, टेबल, फोन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये एक सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब लिक्विड की बात करते हैं। देखिए लिक्विड के पास, यहीं से डिफाइन करिए, लिक्विड के पास कोई भी शेप नहीं होता। इट टेक्स द, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, इट टेक्स शेप ऑफ कंटेनर, ये उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिस कंटेनर में रखा होता है, यानी इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। दूसरा, इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा। और कंप्रेशन, इट कंप्रेस, यानी कंप्रेसिबल होता है, ये कंप्रेसिबल होता है। और मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होता है सॉलिड का, लेकिन सॉलिड से कम होता है मेल्टिंग पॉइंट किसका, लिक्विड का, लेस देन सॉलिड, ठीक है। और अब बॉइलिंग पॉइंट की करें बात, तो एमपी की हो गई, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, ठीक है। और डिफ्यूजन की बात करें तो ये डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजेबल, डिफ्यूजिबल होता है। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में हो गया ऑयल, ऑयल हो गया, और क्या, वाटर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ सकते हैं वाटर का, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं गैस। गैस का भी क्या है कि गैस, तो पहली बात तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, वो बहुत ही दूर पे होते हैं। ये भी कंटेनर का शेप ले सकता है, इट ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस कंटेनर में आप रखेंगे पूरे में गैस फैल जाएगी। ऐसा है तो नहीं कि आप इकट्ठे करके एक जगह, मान लीजिए हमारे पास कंटेनर मैंने बंद करके रखा है और इसमें मैंने कोई गैस डाल दी, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इतने में इसको इकट्ठा कर लूंगा। अगर गैस मैंने इस कंटेनर में रखा है तो पूरे गैस मतलब पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। तो इसलिए इट ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है। और शेप ऑफ कंटेनर लेने के साथ इसका वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा। कंप्रेशन, कंप्रेशन ये भी कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। गैस भी कंप्रेसिबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट लेस देन सॉलिड, यानी लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड से कम होता है, और गैस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लिक्विड से भी कम होता है, ठीक है। समझ में आई बात। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से कम होगा। और डिफ्यूजन का तो हाईली डिफ्यूज, हाईली डिफ्यूजेबल, हाईली डिफ्यूज होगी, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हो गया O2, SO2, NO2, ठीक है। एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, एयर के। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्लासिफिकेशन समझ में आ गए। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट में अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।